तो ये है आपके प्रश्न कौशल का बिंदु, जो कि आपका 5वां कौशल भी है, प्रश्न कौशल। आपको प्रथम दिन की कक्षा में बताया गया था कि आप अपने कौशल के निर्माण के लिए A4 साइज के पृष्ठ का प्रयोग करेंगे और अध्यापक के द्वारा कौशल के बारे में बताई गई जानकारी को, जिसमें कि आपका अर्थ और आपके कौशल से संबंधित घटक होंगे, उसे आप पहले पृष्ठ पर लिखेंगे। आपको टीचर के द्वारा प्रस्तावना कौशल बताया गया होगा, तो आप सबसे टॉप पे प्रस्तावना कौशल लिखेंगे और फिर इस तरीके से सामान्य प्रविष्टियाँ जो कि श्यामपट्ट पर आपने भरनी हैं वो यहाँ पर आपकी लिखी जाएंगी। उसके बाद प्रस्तावना कौशल का अर्थ आपको बताया गया होगा, तो कम से कम इतनी ही लाइनों में आपने प्रस्तावना कौशल का अर्थ लिखना है। साथ ही साथ प्रस्तावना कौशल से संबंधित घटक अध्यापक ने आपको बताए होंगे। तो इस तरीके से इसी पृष्ठ में ये कार्य समाप्त हो जाना चाहिए घटक के साथ में। पहले पृष्ठ का कार्य समाप्त। अब आपने, टीचर ने आपको जो कुछ बताया है, अब वो कुछ कार्य आपने दूसरे पृष्ठ में करना है। टीचर ने जो भी आपको जानकारी दी होगी कि इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो वो सारा कार्य अब आपने करना है प्रैक्टिकल के रूप में। तो दूसरे पृष्ठ में आपका वही कार्य होगा जो आपको अब करना है और जिसका प्रस्तुतिकरण आपने अध्यापक को देना है। तो आपने सबसे पहले टॉप में सामान्य प्रविष्टियों को भर लेना है, जैसे इस पृष्ठ में भरी गई हैं। उसके बाद प्रस्तावना, यहाँ पे चूँकि प्रश्न कौशल है इसीलिए मैंने स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ पे आएंगे तो ये सबसे नीचे डाउन में जैसे टेबल बनाई गई है प्रश्न से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से 4 प्रश्न आपको प्रस्तावना पृष्ठ के बनाने थे। छात्र अध्यापक क्रिया में आपके द्वारा अपना प्रश्न लिखा जाता। घटक के प्रयोग में जो प्रस्तावना कौशल के घटक आपको बताए गए होंगे टीचर के द्वारा, उनका नंबर लिखना है कि आपने किस घटक का प्रयोग इस प्रश्न में किया हुआ है। छात्र अनुक्रिया में उत्तर को आपने पूर्ण लिखना है और छात्र के द्वारा उस प्रश्न के लिए की गई अनुक्रिया को लिखने का कार्य करना था। उसके बाद प्रस्तावना कौशल में जैसे ही टॉपिक निकल जाता है, सबसे नीचे डाउन में आपने अपना उद्देश्य कथन लिखना है, जिसमें आप कहते हैं कि आज हम सभी, अगर हिंदी का बना हुआ है तो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत इस पुस्तिका में लिखे हुए इस पाठ का विशिष्ट अध्ययन करेंगे या विस्तार से अध्ययन करेंगे। कविता है तो उसका रसास्वादन करेंगे और यहीं पर आपका इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाता। ये सारा जब आप प्रस्तुत कर रहे होंगे, उन प्रश्नों को, जो 4 प्रश्न आपने बनाए हैं, जिसमें आपने कहा कि आपको पूर्व के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न बनाने हैं जो कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकें, और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए जो कि विद्यार्थी को समस्या देगा और वहीं से टीचर के पास अब टास्क आ जाएगा कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करें। तो आपके द्वारा जो प्रस्तुतिकरण दी जाएगी, इस तरीके से पर्यवेक्षक प्रपत्र निर्मित किया जाएगा तीसरे पृष्ठ पर, जिसमें आप सबसे टॉप में फिर से सामान्य प्रविष्टियां भरेंगे और फिर उस कौशल के बताए गए घटक को आप लिखेंगे। इसमें प्रश्न कौशल के घटक मैंने लिखे हुए हैं, तो आपके द्वारा प्रस्तावना कौशल हो या आपके द्वारा जो दूसरा व्याख्यान कौशल बताया गया उसके घटक हों, फिर आपको पुनर्बलन कौशल बताया गया, दृष्टांत कौशल बताया गया। तो इस तरीके से कौशल के घटक के रूप में आपने उन घटकों को लिखना है जो टीचर ने उस कौशल के अंदर आपको बताए होंगे। अब इसमें निर्धारण मापनी है, यानी रेटिंग स्केल इंग्लिश में से कहा जाता है। 0 से लेकर 6 तक ये स्केल जा रही है और इस टेबल के डाउन में यदि आप देख रहे हो पर्यवेक्षक टिप्पणी के ऊपर, तो इसमें लिखा है 0 का क्या अर्थ है। किसी बच्चे को यदि टीचर 0 पर टिक लगा देता है, मान लीजिए प्रश्न निर्माण के यहाँ पर 5 बिंदु दिए गए हैं, सार्थकता एवं प्रासंगिकता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विशिष्टता, व्याकरणिक शुद्धता। अब बच्चे ने जब प्रश्न बोला तो उसमें लगा कि इसका क्वेश्चन कोई रेलिवेंट तो है ही नहीं, सार्थक है ही नहीं, कोई रेलिवेंसी इसमें है ही नहीं, तो
तो टीचर ने यहाँ पर उसको 0 पे टिक लगा दिया। तो 0 पे टिक का अर्थ होगा यहाँ पर न्यूनतम सफलता। इसका अर्थ है विद्यार्थी ने सार्थक प्रश्न निर्मित किए ही नहीं हैं। दूसरे देखा टीचर ने तो देखा स्पष्ट भी नहीं बोल पा रहा है बच्चा, तो बहुत अस्पष्टता से अपने बातों को कह पा रहा है, 0 मिल गया। संक्षिप्त भी नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न बना दिया कि वो 2 सेकंड तक प्रश्न को ही बोलता गया और एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न साथ में पूछ दिए। एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, उन रानियों के कितने पुत्र थे, उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था। एक साथ टीचर ने 3 प्रश्न पूछ लिए हैं और प्रश्न को होना था संक्षिप्त कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी। तो बच्चा आपको जवाब देता 3 रानियां, लेकिन बच्चे ने कहा राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, उनके कितने पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था। तो यहाँ भी बच्चे को मिल गया 0। तो 0 का अर्थ है न्यूनतम सफलता। 1 पे अगर टिक मिलता है तो उसका अर्थ है बहुत कम सफलता। 2 पर मिलता है तो कम सफलता। 3 पे मिलता है तो औसत सफलता, यानी कि ना कम है और ना ही ज़्यादा है। ये चीज़ विद्यार्थी में जब वो प्रदर्शन कर रहा है तो ये चीज़ ना उसमें ज़्यादा है और ना ये चीज़ कम है। 4 पे टिक मिलता है यदि आपको तो औसत से कुछ अधिक। 5 पे मिलता है तो अधिक सफलता, और 6 पे यदि किसी बच्चे को टिक मिल जाता है तो इसका अर्थ है बच्चे का ये कौशल बहुत ही परफेक्ट है और बच्चा इस कौशल का बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण कर पा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको कंटेंट? समझ में आ रहा है? जी मैम। तो इस तरीके से आपको ये प्रपत्र आपके हर कौशल में आवश्यक है, जिसमें से कौशल के घटक में हर दिन कौशल के अकॉर्डिंग घटक चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी टेबल ऐसे ही बनेगी बिल्कुल एग्जैक्ट। और जब ये चीज़ आप कर चुके होंगे और उसका प्रस्तुतिकरण आपने दिया होगा, मान लीजिए किसी बच्चे को 0 पे ज़्यादा टिक मिल गए, किसी को 1 पे टिक मिल गया है, क्योंकि आपके प्रशिक्षण का कार्य आपको 6.6 की तरफ लेके जाना, अधिकतम सफल बनाना उस कौशल में। लेकिन बच्चा बहुत कम 6 की तरफ गया और अधिक वो 0, 1, 2 पे आ रखा है, तो ऐसे में बच्चे को करनी होगी रीटीचिंग, पुनः शिक्षण चक्र। तो चौथा पेज आपका पुनः शिक्षण चक्र का बनता है, जिसमें आपको रीटीचिंग करनी है, अपने में सुधार करके लेके आना है और फिर से आप उसी चीज़ को दोहराएंगे जो आपने काम करके पहले पृष्ठ में किया हुआ था अपने लिए। तो आपने अपने स्पष्टीकरण को पुनः लिखा और आपने जो ये डिब्बा है इस डिब्बे को घर से बना के लेके आएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी प्रश्न में टीचर ने कमेंट डाल दिया है चेंज करने के लिए, तो ये प्रश्न आप एग्जैक्ट वहीं पे लिखेंगे। बाकी सारा स्पष्टीकरण वगैरह ये आप पहले से ही तैयार करके रखेंगे और ये खांचा तैयार करके रखेंगे प्रश्नों का। और जैसे ही टीचर ने आपको चेक किया, इसको पढ़ाते हुए चेक किया आपको कि जब आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो टीचर ने देखा कि आपके अधिक पॉइंट 01 पे आ गए हैं और प्रश्न पे उसने कमेंट डाल रखा होगा, तो अब आप यहाँ सुधार करके प्रश्नों को लिखेंगे और फिर से उनका प्रस्तुतिकरण आपको देना होगा। जैसे ही आप पुनः प्रस्तुतिकरण देंगे तो यहाँ हो सकता है आपको 4, 5, 6 पर टिक मिलेगा और फिर से आपको फीडबैक मिलेगा। तो इस तरीके से हर कौशल का आपने ये 5 पृष्ठों का जो माइक्रो टीचिंग की फाइल है हर कौशल की आपको निर्मित करनी है। तो आज प्रश्न कौशल का टर्न है और ये पूरी की पूरे PDF मैंने आपके साथ शेयर की है, जिससे कि आप समझ सके कि कहाँ पे क्या कार्य किया जाना है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण हथियार अगर हम प्रश्न को कहते हैं तो प्रश्न कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। यदि आपने अपनी टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक में प्रश्नों के प्रकार को पढ़ा हो तो आपको ये आवश्यक रूप से याद होता कि प्रश्नों के प्रकार में आप बचपन से प्रश्नों के प्रकार को देते हुए आ रहे हैं अपने परीक्षा के रूप में, जिसमें आपके पास निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं, आपके पास आपने देखा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, आपके पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और उन्हीं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का दूसरा स्वरूप हो गया MCQ टाइप के
प्रश्न आपके पास आ गए। उसी को प्रश्नों के प्रकार में कहा गया है कि आपके क्लोज टाइप प्रश्न, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और आपके फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड या आपके डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। अर्थात ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार की, तो ओपन एंड में आप जानते हैं कि खुले विचारों को आप किस तरीके के प्रश्न में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र में ऐसा कौन सा प्रश्न होता है जिसमें आप अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं उत्तर देते हुए? कौन सा प्रश्न होता है प्रश्न पत्र में? अभी आपने हाल ही में पेपर दिए थे। व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक। और कोई बच्चा? विचार। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न भी जिन्हें आप कहते हैं। तो 3 उत्तर हमें यहाँ पे मिले, जिसमें आपने कहा कि भाई विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न हैं और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा रहता है 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो उसमें आपके पास ये बाउंडेशन नहीं होती है कि आप को भी वही लिखना है जो दूसरे वाले ने लिखा हुआ है। आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है कि आपने उस प्रकरण को पढ़ने के बाद क्या समझा है और आपको क्या उसका समझ में आया, तो आप वही अभिव्यक्ति उस दीर्घ उत्तर के अंदर देते हैं। तो आप देखेंगे कि सारे बच्चों का, अगर 50 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो 50 बच्चों का आंसर एक जैसा नहीं होगा। उस प्रश्न की अभिव्यक्ति बच्चे ने अपने स्वरूप में दी होगी। इसे कहा जाता है आपके ओपन एंडेड प्रश्न। क्लोज क्वेश्चन कहा जाता है जिसमें आपको उसका उत्तर वही देना है जो उसका उत्तर है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। तो कौन सा प्रश्न होगा? अगर उत्तर गलत हुआ तो आप फिर नंबर से वंचित रह जाएंगे। कौन सा प्रश्न होता है? मैम अति लघु या विकल्प इत्यादि। ठीक, अधिलघु उत्तरीय या विकल्प आधारित, यानी उसका 1 वर्ड में ही आंसर है और 1 वर्ड में ही आपको, यानी 50 बच्चों का आंसर एक जैसा होना चाहिए। अगर आपके पास आया था कि एनपीसी किसे कहा जाता है, तो एनपीसी का सबका आंसर होना चाहिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाविकता वक्र। तो हर बच्चे को एनपीसी का अर्थ यही लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका अर्थ ही वही है। तो इसमें आप बदल नहीं सकते हैं कि किसी ने कुछ और लिख दिया, किसी ने कुछ और लिख लिया है। अगर आपसे पूछा गया मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं, तो मौलिक अनुसंधान का जो अर्थ होगा उसको आपको वही देना पड़ेगा जो मौलिक है, वही मौलिक रूप से, जो मूल रूप से मैंने ही जिसको क्या किया है, कार्य किया है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। तो सबका आंसर एक जैसा ही होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ, तो हर व्यक्ति सन नहीं बदलता रहेगा, वहाँ पे डेट और सन वही रहेगा जो उनके जन्म की तिथि होगी। तो ये हो गया क्लोज आपके क्वेश्चन। आप बंद गए हैं इसमें, आप इसमें अपने तरीके से चल ही नहीं सकते हैं, आप इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं चित्रात्मक प्रश्न। चित्रात्मक प्रश्न में कुछ आप देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास दर्पण संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि ये चित्र बना हुआ है, बताइए इसकी 5वीं आकृति क्या होगी। देखें आपने ऐसे प्रश्न? जी मैम। जी मैम। तो इस तरीके के प्रश्न भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और एक होता है मिश्रित प्रश्न। मिश्रित प्रश्न का अर्थ है उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होंगे, उसमें क्लोज क्वेश्चन भी होंगे और उसमें चित्रात्मक प्रश्न भी होंगे। तो आप बचपन से जिस प्रकार के प्रश्न में अपने अधिगम की उपलब्धि को जांचते हैं वो होता है मिश्रित प्रकार का प्रश्न पत्र। उसमें दीर्घ उत्तरीय भी होते हैं, उसमें अति लघु उत्तरीय भी होते हैं, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास सामान्यतः 4 तरीके के प्रश्न आ गए हैं और इन चारों तरीके का प्रयोग अध्यापक के द्वारा अपने शिक्षण के दौरान किया जाता है। जब विद्यार्थी को होमवर्क दिया जाता है तो उसमें वो किस तरीके के प्रश्न को बढ़ावा देगा होमवर्क का कार्य देते हुए?
घर के लिए कार्य दिया जा रहा है तो वो किस तरीके का प्रश्न विद्यार्थी को देगा? विचार विश्लेषणात्मक। वेरी गुड। किसने जवाब दिया है? नीलम। नीलम, वेरी गुड। विचार विश्लेषणात्मक यानी आप और मैं 1 घंटे से जुड़े हुए हैं, तो 1 घंटे में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं, आप कितना उसे समझ पाए हैं या भविष्य में उसे किस तरीके से आप प्रयोग में लेकर आ पाएंगे, या आप उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए आपको कहा जाएगा तो किस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति करेंगे। तो होमवर्क में आप विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न देंगे। आप कहेंगे कि मैंने आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताया है, उनके जीवन दर्शन के बारे में बताया है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन का विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। इस पर आप उत्तर लिखकर लेके आएंगे। तो अब बच्चा घर जाएगा, टीचर के पूरे लेक्चर को याद करेगा, किताब को उठाएगा, उसको भी पढ़ेगा, और दोनों विचारों को मैच करते हुए तीसरा विचार उसका अपना आएगा, जो वो प्रश्न पत्र में क्या करेगा, जो क्वेश्चन में वो होमवर्क के रूप में, आंसर के रूप में आपको दूसरे दिन दिखाएगा। तो उसने क्या किया, आपके पूरे लेक्चर को याद किया, किताब को पढ़ा, अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन किया, 3 विचारों से उसका चौथा विचार खुद का निर्मित हो गया, और अब वो चौथा विचार आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखकर कल आपको दिखाएगा कि टीचर आप चेक कीजिए। जब आप कक्षा के अंदर होते हैं तो आप जब प्रश्न पूछ रहे होंगे, जैसे आपने बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं बच्चों से आदर्श वाचन करते ही, जब आप आदर्श वाचन कर चुके होंगे, अनुकरण वाचन करवा चुके होंगे, काठिन्य निवारण करवा चुके होंगे, तो आपको बोध प्रश्न पूछने हैं कि भाई मैंने जो आपसे पूछा, जो मैं आपको पढ़ा रहा था, आप सुनते सुनते कितना अंडरस्टैंड कर रहे थे, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो उसमें बच्चे ने आपको सटीक, क्योंकि वो सुन क्या रहा था और उस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए उसको वही बताना है, तो आपने उसको क्या किया, उस समय ही इस तरीके का क्वेश्चन निर्मित कर कर उसको पूछ लिया। फिर आप गए दोबारा से विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने के लिए, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने के लिए। फिर आपने पुनरावृत्ति के प्रश्न बच्चों से पूछने हैं, तो पुनरावृत्ति के प्रश्न में विचार विश्लेषणात्मक भी मिक्स हो जाते हैं, बोध के प्रश्न भी मिक्स हो जाते हैं, यानी मिक्स तरीके के प्रश्न वहाँ पर आ जाते हैं। तो आपके द्वारा प्रश्नों का क्या किया जाएगा, इस तरीके से निर्माण किया जाएगा। और जब आप प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं तो प्रश्न के निर्माण करते हुए आपको कुछ ध्यान रखने वाली जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछना एक कला है, एक आर्ट है। और जिस तरीके से आप देखते हैं किसी चित्र को और उस चित्र को देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं कि चित्रकार ने कितना मनोरम दृश्य दिखा रखा है, कितना प्रिय दृश्य दिखा रखा है, तो उसी तरीके से जब टीचर बच्चे को प्रश्न पूछता है तो उसके अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है, छुपा हुआ ज्ञान है, वो सारा का सारा नॉलेज उसका क्या हो जाना चाहिए, उसकी वाणी से अभिव्यक्त हो जाना चाहिए। तो ये आप में कला होनी चाहिए कि आप कैसे उसकी अभिव्यक्ति को एक आकार देंगे, एक माध्यम प्रदान करेंगे। तो आपने जैसे यहाँ पे हिमानी ने बताया था कि एक साथ आपको कई सारे प्रश्न नहीं पूछने हैं, इसका पहली बात आपको ध्यान देना है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि वो व्याकरणिक तौर से अशुद्ध ना हो। तीसरा आपको ध्यान देना है कि प्रश्न ऐसा भी ना बनाओ कि वो अलंकारिक लगने लग जाए, यानी अलंकारिक प्रश्न नहीं बनाने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न हाँ और ना का जवाब दे, ऐसा प्रश्न भी आपको नहीं बनाना है। कितने प्रकार बता दिए मैंने, जिन 4 बिंदुओं का ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं वो? क्या क्या बिंदु बताए अभी? प्रश्न अलंकारिक नहीं होने चाहिए, हाँ और ना वाले नहीं होने चाहिए, और वेरी गुड, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। ठीक, द्विअर्थी प्रश्न नहीं होने चाहिए, यानी किसी प्रश्न का 2 अर्थ निकले, ऐसे प्रश्नों का भी आपको निर्माण
नहीं करना है, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विद्यार्थी यानी भाषात्मक रूप से भी प्रश्न सरल होना चाहिए। इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, आप सब संस्कृत वाले हैं और आप को भेजा जाएगा आपके सामान्य विद्यालयों में, और वहाँ आप देखते हैं कि आप संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करने लगे यदि अपनी शब्दावली में, तो क्या सामान्य विद्यालय का बच्चा वो भाषा समझ पाएगा? नहीं। उसे क्लिष्टता होने लगेगी। अब क्लिष्टता जैसी उत्पन्न होगी तो आपको जवाब ही नहीं देगा, और जवाब नहीं देगा तो आप अपनी कक्षा आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। यानी उस दिन पूरी कक्षा में शोर शराबा होना शुरू हो जाएगा और वो आपकी कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने का कारण बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्रश्नों की शब्दावली और शैली है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी को आपका प्रश्न समझ में आ जाए। तो सामान्य अर्थ यहाँ दिया गया आपको। प्रश्न कौशल का अर्थ एक कला के रूप में आपको इसका प्रयोग करना है, जिससे आप विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान की जानकारी ले सकें, आप विद्यार्थी के अंडरस्टैंडिंग लेवल को मेज़र कर सकें, आप उसके सब्जेक्ट इंटरेस्ट को चेक कर सकें कि इसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है कि ये ऐसे ही बैठा हुआ है कक्षा में। आप ये जान सकते हैं कि वो कितना नॉलेज रिसीव कर चुका है, यानी ज्ञान प्राप्ति का स्तर आप जान सकते हैं। आप स्वयं के टीचिंग मेथड को इससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि मैं जिस मेथड से विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ उसे समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तब आप प्रश्न का प्रयोग करते हैं। बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। बच्चों को कक्षा में सक्रिय रखने के लिए आप प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। बच्चा अपनी अभिव्यक्ति अपने शब्दों में दे सके, इसके लिए आप प्रश्न का प्रयोग कर सकते हैं। और आप बच्चे की जो कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन जिसे कहा जाता है, वो कितना इमेजिनेट करके आपको किसी बात को बता सकता है, इसकी जांच करने के लिए भी आप प्रश्न का प्रयोग कर सकते हैं। और आपने जो भी कंटेंट बच्चे को पढ़ाया उसका मूल्यांकन करने के लिए आपके पास प्रश्न कौशल का होना आवश्यक है। इतनी सारी चीज़ें ही कक्षा को अट्रैक्टिव बनाती हैं, अधिगम को अच्छा बनाती हैं। जहाँ आप जान रहे हैं कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, जहाँ आप जान रहे हैं कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर रहा है मेरी बात को, जहाँ आप जान रहे हैं कि बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, जहाँ पे जान रहे हैं कि उसने कितना नॉलेज रिसीव कर लिया है, जहाँ आप खुद के मेथड को भी मेज़र कर रहे हैं कि मेरा मेथड सही है कि नहीं है पढ़ाने का, जहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चा कितना एक्टिव हो रखा है कक्षा में, जहाँ आप ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो अपनी बात की अभिव्यक्ति वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, कि कक्षा में चुप सिर खड़ा करके खड़ा हो गया है, वो तो नीचे सिर को डाउन करके तो खड़ा नहीं हो जाता है बार बार। उसकी अभिव्यक्ति करवा पाने में आप सफल हैं कि नहीं है, इसकी जांच आप कर सकते हैं। और पूरा जो उसने अधिगम किया है विषय का, उसका मूल्यांकन करने में ये कौशल आपको सहयोग प्रदान करता है। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब आप प्रश्न कौशल का निर्माण कर रहे हों या इस कौशल को अपने में विकसित कर रहे हों एक टीचर के रूप में, तो आपको बहुत ही सार्थक, बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही शुद्ध प्रश्नों का कक्षा में क्या करना है, प्रयोग करना है, उनका प्रस्तुतिकरण करना है और विद्यार्थियों में उनका वितरण करना है। तो इन चीज़ों का आपको प्रश्न निर्मित करते हुए भी विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए प्रश्न कौशल के दो महत्वपूर्ण घटक बताए गए हैं यहाँ पर। पहला घटक है प्रश्न का निर्माण, यानी आप कैसे निर्मित करोगे प्रश्न, और जब प्रश्न बना रहे होंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर चाहे वो बोधात्मक प्रश्न हो, चाहे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हो, चाहे आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न हो, प्रस्तावना के प्रश्न हो, मूल्यांकन के प्रश्न हो, गृह कार्य में जो आप देंगे, इन सारे प्रश्नों का निर्माण करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने जो प्रश्न बच्चे को पूछना है वो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। उसका संबंध उसके भविष्य से, उसके ज्ञान के वृद्धन से होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उससे बढ़ सके, इस तरीके का प्रश्न मुझे पूछना है। वो प्रासंगिक होना चाहिए, यानी उसका वर्तमान से संबंध हो, ऐसा नहीं कि वो अभी घटित ही नहीं हुई घटना और आप उस घटना की चर्चा वहाँ पे करने लगे और बच्चों को कंफ्यूज करने लगे हो प्रश्न पूछकर। स्पष्टता,
आपका प्रश्न व्याकरणिक दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए। शब्दों की शैली इस तरीके से हो कि बच्चा समझ सके कि टीचर मुझसे क्या पूछने जा रहा है, क्या पूछ रहा है, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। ऐसे नहीं कि उसको 4 बार पूछना पड़ रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आया, पूछना क्या चाह रहे हैं, सर मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर बच्चा ऐसा पूछ रहा है आपसे कक्षा में, इसका अर्थ है आपके प्रश्न में स्पष्टता नहीं है। तो प्रश्न में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। संक्षिप्तता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक साथ 4 प्रश्न नहीं जोड़ देने हैं कि भाई दशरथ की कितनी रानियाँ थी, कितने पुत्र थे, उन रानियों के कितने पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था, उस सबसे बड़े पुत्र की शादी किससे हुई थी। एक ही प्रश्न में आपने 4 प्रश्नों को जोड़ दिया तो जो आपका क्वेश्चन है वो लेंथी हो गया और बच्चा आपके 4 प्रश्नों को अपने ध्यान में रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए बन जाएगा। क्योंकि आपको आयु स्तर का भी ध्यान रखना है कि मैं किस आयु स्तर के बच्चे को पढ़ाने के लिए जाने वाला हूँ। विशिष्टता, प्रश्न के निर्माण को करते हुए आपको ध्यान रखना है वो प्रश्न विद्यार्थी के जनरल नॉलेज को बढ़ाने वाला हो, इसीलिए उसके लिए विशिष्ट बन जाएगा। वो ऐसे नहीं कि उसके लिए उसका कुछ लेना देना नहीं है और कक्षा में चलने लगी है गपें, वहाँ गपशप लड़ने लगी है जिसका न प्रकरण से लेना देना है, न नॉलेज के अर्जन से कोई लेना देना है, न नॉलेज के वर्धन से कुछ लेना देना है, न उसके संरक्षण से कुछ लेना देना है। और टीचर वहाँ अपने घर की बात लेके बैठ गया प्रश्न के रूप में और वही सारी बातें करने लग गया वहाँ पे। प्रश्न आप इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चे का विशिष्ट नॉलेज बढ़ सके उस क्षेत्र में, और उसकी विशिष्ट नॉलेज के बढ़ने के साथ उस विषय के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ जाती है। व्याकरणिक रूप से शुद्धता, आपको था प्रयोग करना था और आप थी प्रयोग कर रहे हैं, आपको का प्रयोग करना था और आप को प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रश्न का आप जानते हैं जैसे ही आपकी मात्रा बदलती है आपके प्रश्न का अर्थ भी बदल जाता है। तो प्रश्न निर्मित करते हुए इनका ध्यान आपको रखना है। अब बात आती है उन प्रश्नों को कक्षा में कैसे हम वितरित करें। इतना समझ में आ रहा है आपको? जी मैम। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? जी मैम। भूख तो नहीं लग गई है कहीं? नो। तो प्रश्न अब हम बना चुके हैं, यानी हम खाना बना चुके हैं, अब उसे परोसना है। कैसे परोसें उसको? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण जिसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे करें उनको करते हुए भी 4 बिंदुओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला बिंदु होना चाहिए अध्यापक का स्वर। आपकी कक्षा में 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो स्वर का स्तर भी उस तरीके से हो जाना चाहिए। आपकी कक्षा में 2 बच्चे बैठे हुए हैं तो आपका स्वर का स्तर भी वैसे ही हो जाना चाहिए। यानी कि कब आपको आवाज़ को बढ़ाना है और कब आपको आवाज़ को डाउन करना है, ये भी आपके प्रश्न के प्रस्तुतिकरण का महत्वपूर्ण पार्ट है। अब कोई बच्चा बहुत धीरे बोलता है और वो इतने धीरे बोल रहा है कि उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंच पा रही है लास्ट की लाइन में, और आप बच्चा वहीं से उठा रहे हैं कि आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आपका ये वाला जो स्किल में ये कंपोनेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये अच्छा होगा या बुरा होगा? फिर इसे 0 मिलेगा या 6 मिलेगा? फिर टीचर की आवाज़ पीछे की लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है तो अध्यापक के स्वर वाले घटक में आपको जो मैं फीडबैक दे रही हूँ उसमें 0 से लेकर 6 तक के रेटिंग स्केल में कौन सा पॉइंट मिलना चाहिए? 0, क्योंकि स्वर पीछे तक नहीं जा पा रहा है अध्यापक का। और वहीं अध्यापक 2 ही बच्चे आ रखे हैं आज कक्षा में और बहुत चिल्ला के बोल रहा है कि कान के पर्दे भी झन्ना जाएं, तो ऐसी स्थिति में 0, यानी कि स्वर ना तो ज़्यादा ऊंचा हो और ना ही स्वर ज़्यादा धीमे हो, इसका आपको ध्यान रखना है। वो आपका अच्छा कौशल नहीं कहा जाता है।
अध्यापक की गति। मैं एक दिन कक्षा में आपसे डिस्कस कर रही थी कि कोई बच्चा पढ़ा रहा है और वो सीधे बोल रहा है कि प्रश्न पूछना एक कला है, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी वो इस तरीके से कक्षा में बात कर रहा है, समझा रहा है, तो विद्यार्थी क्या समझ पाएगा? और वहीं अध्यापक कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछना एक कला है। ऐसे में नींद आएगी बच्चों को। नींद आएगी ना। यानी आपकी जो गति है ना तो बहुत तीव्र होनी चाहिए और ना ही अधिक मंद होनी चाहिए। आपको इसका भी ध्यान रखना है कि अध्यापक पढ़ाते हुए ना तो बहुत तीव्रता से भागे कि कोई बच्चा समझ ही ना पाए, क्योंकि 3 स्तर के बच्चे आपकी कक्षा में बैठे हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें उच्च बुद्धि लब्धि भी है, मध्यम बुद्धि लब्धि भी है और निम्न बुद्धि लब्धि भी। आपको तीनों स्तर के बच्चों को साथ में लेके चलना है। और ऐसी स्थिति में टीचर ने केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का ध्यान रखा और बहुत तीव्रता से समझा रहा है, तो बाकी 2 स्तर तो आपके पिछड़ गए। और कक्षा में सबसे अधिक आपके पास मध्यम स्तर के बच्चे होते हैं। निम्न स्तर और उच्च स्तर बहुत कम होते हैं, मध्यम स्तर बहुत अधिक होता है, उसी में से आपको किसी को उच्च बनाना होता है। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे तो पीछे रह जाएंगे। वहीं आप बहुत धीमी गति से पढ़ा रहे हैं, आपने कहा मुझे निम्न स्तर के बच्चों का ध्यान रखना है, तो आपके जो उच्च स्तरीय बच्चे हैं वो भी और जो मध्यम स्तरीय बच्चे हैं बुद्धि लब्धि के, वो भी क्या हो जाएंगे, पिछड़ने शुरू हो जाएंगे, उनको नीरसता आनी शुरू हो जाएगी। अभी किसी बच्चे ने कहा सोने लगेंगे। तो ये स्थिति भी कक्षा में व्याख्यान की और प्रश्नों के वितरण की नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है 3rd पॉइंट की, प्रश्नों का वितरण। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आप सबको बता रखा है कि कक्षा में बच्चे अगर 2 दलों में बैठे हुए हैं तो आपको 3 स्तर के बच्चों का ध्यान रखना है। कक्षा में प्रवेश करते हुए ही संपूर्ण कक्षा के तरफ आपको दृष्टिपात करना है और दृष्टिपात करते हुए आपके पहले ही दृष्टिपात से आपको पता चल जाएगा कि आज कक्षा में कौन एक्टिव रहेगा, कौन इनएक्टिव रहेगा और कौन कक्षा में उत्पात मचाएगा। तो आपको इन तीनों से ही प्रश्न पूछना है। प्रश्न का वितरण जब आप कर रहे हो तो जहाँ से शोर हो रहा है वहाँ से पहला प्रश्न उठाइए, क्योंकि उन्हें अटेंशन में लेके आना है आपको। बच्चा जो समझने की कोशिश कर रहा है उससे दूसरा प्रश्न पूछिए और जो आप समझ चुका है उससे प्रश्न पूछिए उसके उत्तर के लिए। जब वो उत्तर दे चुका हो तो आपको दोनों से कहना है कि बताइए इन्होंने क्या उत्तर दिया है, रिपीट करवाइए। अब वो अटेंशन से आपकी कक्षा में बैठेंगे। तो आपने अगर पहला प्रश्न आगे की पंक्ति से पूछा तो दूसरा प्रश्न आपको दूसरे ग्रुप के मध्य पंक्ति से पूछना है और तीसरा प्रश्न फिर से आपको पहले ग्रुप के अंतिम पंक्ति से पूछना है। यदि आपने मध्य से प्रश्न पूछा तो अब आप चाहते हैं कि मैंने दूसरे ग्रुप के मध्य से पहला प्रश्न पूछा है तो मुझे पहले ग्रुप के अंत से प्रश्न पूछना है और फिर मुझे दूसरे ग्रुप के प्रथम भाग से मुझे क्या करना है, प्रश्न पूछना है। यानी आपको सबको कवर करके चलना है, इसका ध्यान रखना है, पूरी कक्षा को इंगेज करना है। टीचर का ध्यान केवल इंटेलिजेंट बच्चों पे नहीं होना चाहिए, ना ही सबसे पिछड़े हुए बच्चों पे होना चाहिए। उसको ध्यान रखना है सारी कक्षा पे वो बिल्कुल समान मात्रा से ध्यान दे रहा है, सभी बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, सभी बच्चों के साथ आई कांटेक्ट कर रहा है, सबकी मुख मुद्रा को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा है जिससे वो अपना जवाब दे सके। और अंत में आता है अध्यापक का व्यवहार। आप कक्षा में गए और अनावश्यक रूप से स्वयं ही आप हर पॉइंट पे हंस रहे हैं तो कक्षा क्या आपके प्रकरण के प्रति सचेत हो पाएगी? हाँ या ना? आप ही अनावश्यक रूप से हंस रहे हैं। नहीं मैम। बस एक आवाज, बाकी सब सो गए?
बाकी सब सो गए कक्षा में? नहीं मैम। फिर मैम आपकी आवाज अटकी है बीच में। क्या मेरी आवाज़ अटक अटक के आ रही है सभी को? मैम यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ नीलम, तुम्हें अटक के आ रही है और दूसरे को सही आ रही है? तो यहाँ पर बात यह आ रही है कि टीचर जब कक्षा में होता है तो उसे ना तो वो गैर और अनावश्यक रूप से वो हंसी मजाक कर रहा है, तो उससे कक्षा का ध्यान क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा, भटक जाएगा। या उसने बहुत ही गंभीर कक्षा बना रखी है, बहुत ही गंभीरता से कक्षा ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कक्षा में अधिगम का जो स्तर है या अधिगम की जो रुचि है, जो ध्यान है, वो भटकना शुरू हो जाएगा। तो टीचर को ना तो बहुत ही अधिक कक्षा में इस तरीके से हंसी मजाक वाला बनना है और ना ही बहुत गंभीर बनना है, इसका ध्यान रखना है। उसकी मुख मुद्रा बहुत गंभीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी चमक, आँखों में हल्का सा जो कहते हैं एक हंसीपन ऐसा होना दिखाई देना चाहिए, चमक दिखाई देनी चाहिए। उसके चेहरे पर भाव क्या है, कक्षा को जो सामंजस्यपूर्ण कर सके इस तरीके का होना चाहिए। उसके चेहरे पर गंभीरता नज़र नहीं आनी चाहिए कि बच्चा कक्षा की गंभीरता से ही डर गया है या कक्षा में गंभीर बना हुआ है तो पूरी कक्षा ही गंभीर बनी हुई है, इसका भी उसको ध्यान रखना है। बस उसे कक्षा में, पूरी कक्षा में वो बस डांटने पे ही लगा हुआ है, ऐसा भी उसको नहीं करना चाहिए। या पूरी कक्षा में वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि कक्षा में अनुशासनहीनता हो रही है, इस तरीके के व्यवहार से भी उसको बचना चाहिए। प्रश्न पूछते हुए उसको इस व्यवहार से भी बचना चाहिए कि कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा प्रिय छात्र है तो मैं उस पर अधिक ध्यान दूं, और कोई मेरा बहुत अप्रिय छात्र है तो मैं पूरी कक्षा में बस उसको क्या करता रहूं, प्रताड़ित ही करता रहूं और सारी अपनी घृणा उस बच्चे पर ही निकालता रहूं। तो इस चीज़ का अध्यापक को अपने व्यवहार में ध्यान रखना है। अध्यापक केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी कक्षा का है, और नाते रिश्तेदारी उसके गेट के बाहर है, इसका उसको ध्यान रखना है। वहाँ वो सबका अध्यापक है और सबके लिए उसका हृदय और उसके विचार और विद्यार्थियों के लिए उसकी प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। उसके व्यवहार में कहीं भी दोगलापन नज़र नहीं आना चाहिए। इसका आपको विशेष रूप से कक्षा शिक्षण के दौरान, विद्यालय में जाने के दौरान ध्यान रखना है। तो ये है आपका प्रश्न कौशल। बस इतना ही आपने अपने जो कौशल का निर्माण जब आप करेंगे, इसको इतना ही लिखना है आपने। संस्कृत वालों ने संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, हिंदी वालों ने हिंदी में यही लिखना है, और एसएसटी वालों ने एसएसटी में भी यही लिखना है। अब बात आती है मुखिया, आप कैसे निर्मित करेंगे? ठीक है, आपके द्वारा प्रश्न कौशल का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो तो लिख लोगे उतार के। अब बनाने की बारी है प्रश्न कौशल की। स्पष्टीकरण कौन देता है? अध्यापक। अध्यापक देगा। स्पष्टीकरण किसके माध्यम से दिया जाएगा? स्पष्टीकरण किसके माध्यम से दिया जाएगा? चार्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? चार्ट या मॉडल के माध्यम से। तो जब हम स्पष्टीकरण जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? जब आप प्रश्न कौशल का प्रस्तुतिकरण कर रहे होंगे तो आपके हाथ में होना चाहिए एक चार्ट। ये सारा बिंदु जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक पाठ का नाम है परिजात का पेड़। अब परिजात का पेड़ नामक प्रकरण मैंने अपने प्रस्तावना कौशल के लिए लिया, मैंने अपने व्याख्यान के लिए दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टीकरण, मैंने अपने दृष्टांत के लिए लिया, मैंने अपने श्यामपट कौशल के लिए लिया, मैंने अपने यहाँ पे प्रश्न कौशल के लिए लिया है, मैंने पुनर्वलन के लिए लिया है, पूरा एक चैप्टर ले लिया मैंने परिजात का पेड़।
अब मैं प्रश्न कौशल का प्रस्तुतिकरण करने जा रही हूँ। तो व्याख्यान कौशल के दिन जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उसी को यहाँ पर लिख देना है, चूँकि आपने चार्ट के माध्यम से उसको दिया होगा, वही चार्ट आप लेके आ जाएंगे। तो ये स्पष्टीकरण टीचर की अभिव्यक्ति, किताब में ऐसा नहीं लिखा होगा, किताब में किताब की शब्दावली लिखी होगी और टीचर ने यहाँ पर उसे अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब उसने चार्ट टांगना है, पॉइंटर उठाना है हाथ में, अब उसने जैसे लिखा हुआ है स्पष्टीकरण में वही लिखना है। एक परिजात का पेड़ है, पूरे जंगल में उसके जैसा कोई नहीं है, उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, उसकी सुंदरता बहुत बेजोड़ है, उसका रंग रूप बहुत निराला, यानी इतना सुंदर वो पेड़ बना हुआ है। और परिजात को भी अपने इन गुणों के बारे में क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। वो नीले आसमान के में क्या है, अपना सिर बहुत शान से खड़ा किए हुए हैं, जैसे कि वो पेड़ों का सरताज यानी राजा हो। और जब बाहर आती है तो उसमें अनगिनत नन्हे नन्हे फूल लग जाते हैं, उसमें हमें फूल भी दिखाने पड़े होंगे। मैं पॉइंटर उधर उधर लेकर जा रही हूँ। मानो आकाश के सारे, ऐसे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो आकाश के सारे तारे उस पे आ गए हों और वो झिलमिला रहे हैं परिजात के उस पेड़ पर। उन फूलों की जो सुगंध है, उनसे निकला हुआ जो पराग है, वो पूरे जंगल में अपनी खुशबू बिखेर रहा है और पूरा जंगल नंदन वन बन गया है। तितलियाँ ऐसी लग रही हैं जैसे वो उसका श्रृंगार देखने आई हों और जाते हुए उससे थोड़ा थोड़ा पराग वो अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तो ये मैंने बच्चों को पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद मैं उनसे प्रश्न पूछ रही हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, जो ये प्रश्न बना है यहीं पर, और जब मैं रीटीचिंग करूँगी वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। पहला प्रश्न बना, जंगल में पेड़ था। जंगल में पेड़ था। अब बच्चे से मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि उसका उत्तर होगा जंगल में परिजात का पेड़ था। फिर दूसरा प्रश्न बना, परिजात खुद को समझता था। तो मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि बच्चा बोलेगा परिजात खुद को पेड़ों का सरताज समझता था। मैंने कंपोनेंट लिख रखे हैं, निर्माण का भी और प्रस्तुतिकरण का भी, पहला नंबर और दूसरा नंबर और दूसरा नंबर। अनगिनत फूलों से लद जाता था बाहर आने पर। तितलियाँ क्या करती थी? तितलियाँ अपने साथ पराग ले जाती थी। परिजात पर बाहर आने पर क्या होता था? मानो आकाश से सारे तोड़कर परिजात पर टांग दिए गए हों। अब ये सारी चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये क्या देखने में सही लग रहा है, पूरा प्रश्न वगैरह इसका पैटर्न? नहीं। कहाँ पे त्रुटि दिखाई दे रही है? एक एक करके मुझे बताइए, कहाँ पे त्रुटि दिखाई दे रही है? मैम जंगल में पेड़ था, तो जंगल में कौन सा पेड़ था इस बता दो। वेरी गुड। और त्रुटि कहाँ पे दिखाई दे रही है? मैम सीक्वेंस ठीक नहीं है प्रश्नों का स्पष्टीकरण के उसमें। उसे बताओ, ऐसे मत बताओ कि सीक्वेंस ठीक, कैसे ठीक नहीं है वो बताओ ताकि सब बच्चे समझ सकें। मैम जैसे तितलियां क्या करती हैं, ये प्रश्न अंतिम में होना चाहिए था। और ये जो इसकी पेड़ों की ये तुलना की जा रही है कि जो तारे तोड़कर उसमें टांग दिए गए हैं, ये पूर्व में होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। तो ऐसे सीक्वेंस भी स्पष्टीकरण के रूप में ऊपर नीचे हो गया है प्रश्नों का। और वेरी गुड। और सबके सामने तो है स्क्रीन। बस 2 बच्चों को दिख रही है कमी। मैम पहला प्रश्न प्रकार से होता था कि जंगल में किस पेड़ का पेड़ था। वेरी गुड। और परिजात खुद को समझता था, हमें कुछ नहीं लगना था। ये प्रश्नवाचक शब्दों की कमी है इन सभी प्रश्नों में। प्रश्नवाचक शब्दों की कमी है। अपूर्णता नजर आ दिखाई दे रही है ना?
तो इस तरीके से आपको प्रश्न का निर्माण नहीं करना है। अब मुझे यहाँ 001122 मिल गया है, अब मुझे रिटीचिंग करनी है। रिटीचिंग के लिए फिर से यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्न बन गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बने, तो प्रश्न बनते हुए आपने देखा कि टीचर ने जो पढ़ाया वो उसमें पहले शुद्धता लेके आएगा, उसको कमेंट मिल गया, जहाँ जहाँ आपने बताया वहाँ वहाँ कमेंट मिल गया है। जंगल में किसका पेड़ था, या जंगल में कौन सा पेड़ था, जो अपने को सरताज समझता था, ऐसा हो सकता था यहाँ पर। तो जंगल में किसका पेड़ था या किस चीज़ का पेड़ था, तो जंगल में परिजात का पेड़ था। परिजात अपने को पेड़ों का क्या समझता था, प्रश्नवाचक आ गया यहाँ पर। परिजात अपने आप को पेड़ों का सरताज समझता था। परिजात अनगिनत फूलों से कब लद जाता था, और पहले क्या बना रखा था, अनगिनत फूलों से लद जाता था बाहर आने पर। इनकम्प्लीट क्वेश्चन, सुधार होने पर टीचर ने कमेंट डाला होगा। तो परिजात अनगिनत फूलों से कब लद जाता था, तो परिजात अनगिनत फूलों से बाहर आने पर लद जाता था। तितलियाँ जाते समय अपने साथ क्या लेकर जाती थी, पहले क्या बना रखा था, तितलियाँ क्या करती थी। सुधार होने पर तितलियाँ जाते हुए अपने साथ क्या लेकर जाती थी, तो तितलियाँ जाते हुए अपने साथ पराग लेकर जाती थी। जंगल नंदनवन कब बन जाता था, पहला प्रश्न था परिजात पर बाहर आने पर क्या होता था, उस पर सुधार हो गया। टीचर ने उसे कट कर दिया और टीचर ने कहा जंगल नंदनवन, क्योंकि इस पे आपने फोकस किया था कि पूरा जो जंगल था वो क्या बन जाता था, नंदनवन बन जाता था। तो यहाँ पर अब बच्चा जवाब देगा, जंगल नंदनवन तब बनता था जब परिजात सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता था। तो आपने देखा पहले बने हुए प्रश्न में त्रुटियाँ आ चुकी हैं, टीचर ने आपको चेक करना है। ये चेकिंग यहाँ पर जो आपका निरीक्षण कर रहा होगा बताएगा सुधार, तब आप तुरंत सुधार करोगे। आधा आप बनाकर घर से लेके आओगे, केवल एक खांचा रहेगा जिसमें छात्र क्रिया घटक ये आपने लिखे हुए हैं पहले से, प्रश्न वहीं पर आप लिखेंगे सुधार के बाद, और फिर उनका उत्तर आप लिखेंगे, और फिर से उसकी टीचिंग होगी और आपको इसका पर्यवेक्षण प्रपत्र मिल चुका होगा। तो फिर से आपको टिप्पणियाँ मिलेंगी जिसमें आप हो सकता है सुधार कर चुके हों और आपको कमेंट मिल चुका है कि आप में सुधार हुआ है, और आगे इसमें और प्रयत्न कीजिए जिससे कि कौशल अच्छे से आप सब में विकसित हो सके। तो ये था आपका प्रश्न कौशल जिसका आपने आज अध्ययन किया है। समझ में आया कि नहीं आया? जी मैम, आ गई। जी मैम। तो समझ में आ गया है, तो इसको अब आपने अपने पास PDF आपको भेजी हुई है, इसके आधार पर आप अपनी फाइल का निर्माण करेंगे और कल यहाँ पर आप सब प्रस्तुतिकरण देंगे। इसका अर्थ क्या है, कल मॉर्निंग से आपकी प्रस्तुतिकरण प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी अपने सहपाठियों को बता देंगे, समझा देंगे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, YouTube में अपलोड होने के बाद ये आपके पास पहुँच भी जाएगा। जो आज कक्षा से नहीं जुड़े थे वो वहाँ से देखकर कल अपनी फ़ाइल के साथ आप विश्वविद्यालय में उपस्थित होंगे। ये आज का आपका कार्य रहेगा, ठीक है।